बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत अवाम के साथ मैं हूँ सलमान हैदर। अभी इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी का अमल तेज़ी से आगे बढ़ा है अल्लाह अल्लाह करके, और चारों सूबों में वज़रा आला भी अल्हम्दुलिल्लाह मुंतखब हो जाए। अब कल पाकिस्तान में 16वीं कानून साज असम्बली होगी और इसके 24वें वज़ीर आज़म होंगे जिनका इंतखाब होने जा रहा है। और इंतखाब के लिए इत्तेहादी जमातों की जानिब से शहबाज शरीफ है और सुन्नी इत्तेहाद की जानिब से उमर अयूब साहब हैं। अब तक अगर इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें दे देते तो शायद मामला कुछ और होता, लेकिन वज़ारत उज़्मा के लिए 169 वोट दरकार होते हैं और इत्तेहादी जमातों को 209 अरकान की हिमायत हासिल है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हिमायत याफ्ता अरकान की तादाद 91 मौजूद है। साफ ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म तो मुंतखब हो जाएंगे, मगर 2/3 अक्सरियत से महरूम रहेंगे, क्योंकि 2/3 के लिए 223 अरकान की हिमायत हासिल करना ज़रूरी है। दूसरी जानिब 9 मार्च को सदर के इंतखाब के लिए भी उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं और इत्तेहादी जमातों की जानिब से सदर आसिफ अली जरदारी साहब होंगे, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से महमूद खान अचकज़ई। कहने की ज़रूरत नहीं, सबको मालूम है वही महमूद खान अचकज़ई जिनके बानी PTI कंटेनर पर खड़े होकर नकलें भी उतारते रहे। और महमूद खान अचकज़ई के भी इतने उम्दा जुमले नहीं होते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के लिए। तो बहरहाल कौमी असम्बली में कल जो उन्होंने तकरीर की थी बहुत ही मानी खेज थी। खैर, स्टांस तो उनका हमेशा से एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहा है और माजी में कहा जाता था कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब होते थे और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के कहने पर वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ को मुरतब करते थे। बहरहाल बानी PTI की रिहाई का मुतालबा किया, काफ़ी हैरान कुन था और आज तहरीक इंसाफ की जानिब से उनके कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। तो महमूद खान अचकज़ई इस दौरान काफ़ी एकदम डाक हाउस के तौर पर सामने आए, लेकिन मौलाना फजल रहमान से उनकी मुलाकात हुई है और मौलाना फजल रहमान साहब ने इनकार उनको नहीं किया, क्योंकि अगर एक तरफ जरदारी साहब है बकौल उनके कि PDM से अगर जरदारी साहब को किसी ने निकाला तो मौलाना फजल रहमान साहब ही थे, तो दूसरी तरफ महमूद खान अचकज़ई साहब है, मामला डेफिनेटली डिफरेंट होगा। ऐसे में मौलाना का वोट किस तरफ जाता है ये भी एक आने वाले वक्त में सवाल होकर ये हम प्रोग्राम में ज़रूर शामिल भी करेंगे। तो जहाँ हुकूमत साजी का अमल चल रहा है वहीं आगे भी बढ़ रहे हैं और वहाँ तहरीक इंसाफ ने आज इंतखाबात के हवाले से कुछ धांधली के इशू पर आज एक एहतजाज की कॉल दी थी और वो जो एहतजाज की कॉल थी वो भी काफ़ी तकलीफ दे थी, क्योंकि आज बाकायदा क्रैकडाउन भी हुआ। असद कैसर साहब ने यहाँ तक आज ऐलान किया कि PTI धांधली के खिलाफ एक ग्रैंड अलायंस बनाने जा रही है और यक नुकाती उसका एजेंडा होगा। खैर, खबरें और भी इसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने आज वज़ीर आला का हलफ लिया है और बुगटी साहब ने बलूचिस्तान में लिया है। तो एक बड़ी मानीखेज़ तस्वीर अली अमीन गंडापुर साहब की सामने आई, जिसमें वो बाकायदा तौर पर किसी पार्टी कारकुन से गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो है ना IG साहब बैठे हैं और यही IG साहब है जिन्होंने उनके ऊपर मुकदमात भी बनाए, यही IG साहब है जिन्होंने MPOs की कार्रवाई के ऊपर भी बड़े आगे आगे रहे। लेकिन ये कानून की फतह है विदाउट किसी डील, और यही जमहूरियत की फतह है और ये वो जमहूरियत जिसको अवाम ने मैंडेट दे के मसनद पर खड़ा किया हो, तो फिर ऐसा ही होता है, फिर तमाम अफसरान हाथ बांध करके खड़े होते हैं। बहरहाल ये अवाम की फतह का दिन था, इसको जितना हो सके अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। निगरान वज़ीर दाखिला जी इंतखाबात से चंद कबल दिनों कबल इस्तीफ़ा उन्होंने दिया था और पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे। बहरहाल आज वो बलूचिस्तान के मुंतखब हो चुके हैं जी बुगटी साहब, और मरीम नवाज साहबा भी पंजाब की वज़ीर आला मुंतखब हुई थी, लेकिन अभी तक उनकी ताहाल काबीना तश्कील नहीं हो सकी। कहा जा रहा है काबीना की तश्कील के बराइल नवाज शरीफ साहब के हाथ में, लेकिन फिर भी बहुत सी बातें सामने। ये तमाम सवालात हैं जी आज की तारीख में जो हमने मेहमान रख दें। अहमद उवैस साहब हमारे साथ होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक, कैसर अहमद शेख नून लीग से इनका ताल्लुक, अखवंज़ादा चट्टान जी हाँ पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक, वो हमारे साथ मौजूद है जी। सबसे पहले अहमद उवैस साहब, ज़रा ये एक मकमसा है, एक बहुत बड़ा सवाल है और बड़े स्पीडली इस वक्त मीडिया के अंदर गर्दिश कर रहा है, जितना भी नेट स्लो है पाकिस्तान में। महमूद खान अचकज़ई साहब से तो बड़े शदीद इख्तलाफात थे, फिर अचानक वो आपके सदारती उम्मीदवार बन गए, ये कैसे है? ज़रा सुन लें। महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा कि शायद वही प्यार है, वही मोहब्बत है, ये अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ। ज़रा पहले वो सुनवा दें प्लीज़। स्पीकर, पाकिस्तान इंतहाई खतरनाक हालात से गुजर रहा है। पार्लियामेंट का हाल ये है, इतने चार्ज पार्लियामेंट, कोई किसी को बात करने नहीं देता, कोई किसी की बात नहीं सुनता। यानी पाकिस्तान की सियासत ये हुई है, जो बिकता है वो वफादार, जो खरीदता है वो वफादार। मैं एक तजवीज़ करता हूँ, पीपल्स पार्टी बैठी है हमारी जमहूरी पार्टी, मियाँ नवाज शरीफ कहते थे वोट को इज्जत दो, इमरान खान भी अवाम की ताकत से इस ताकत से आ गया है। जी अवैस साहब, क्या ऐसा मामला है जो बिकता है वो वफादार, जो ना बिके वो गद्दार? क्या यही जुमला क्लिक हो गया कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सदारती उम्मीदवार ही बना दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि
महमूद अचज़ई के मुतालिक शुरू से एक है कि अपने अपने जहन के आदमी हैं, बड़े साफ जो भी उनका परसेप्शन है सोच का, और उनकी सोच का परसेप्शन ज़्यादातर जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, शुरू से रहा है। और वो बड़े वो हमेशा के वो कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ के ऊपर चलते रहे हैं। जब इमरान खान की मुखालफत में भी थे उस वक्त भी आइन उनका मेन जो था डॉक्यूमेंट था जिसको वो बुनियाद बनाते थे। लेकिन हालात के साथ जो अब पाकिस्तान में हो रहा है, ये कोई भी ज़ीरू जो है जो जिसमें अक्ल फ़हम है और वो पाकिस्तान से लॉयल है और वो साथ पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करना चाहता हो और रूल ऑफ लॉ चाहता हो, यहाँ पर किसी शख्सी रूल के ख़िलाफ़ हो, शख्सी रूल से मेरी मुराद है कि रूल ऑफ अथॉरिटी के ख़िलाफ़ हो, डेस्पोटिज्म के ख़िलाफ़ हो, तो वो फिर कहते हैं कि क्योंकि इस वक्त जो है समहाउ पीटीआई भी जो है वो भी शख्सी रूल के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन रूल को एस्टेब्लिश करना चाहती है, या मेयार Rule एंटी of law एस्टेब्लिशमेंट भी हो सकता पाकिस्तान है। में establish पीटीआई करना का चाहती मेयार एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी हो सकता है, ये भी वजह हो सकती है। नहीं, ये नहीं बात है। सवाल ये है कि हम इसको आप इसको डोंट टेक इट इन द नेगेटिव सेंस। मैं ये कह रहा हूँ कि पीटीआई का मेयार जो है वो आइन है और रूल ऑफ लॉ है। अब आइन से जो टकराएगा तो पीटीआई आइन के साथ खड़ी है। हम तो शुरू से कह रहे थे, ये बार बार हमारा ये था कि लॉयर्स की हैसियत से भी बार एसोसिएशन भी ये कह रही थी कि देखिए हमारा रेड लाइन जो है वो पाकिस्तान का आइन है और पाकिस्तान की अदलिया है और लिहाजा इसमें इंटरफेयर मत करो। अब सूरत हाल ये है कि आप देखें कि क्या पाकिस्तान के साथ को खेला जा रहा है कि फंडामेंटल राइट्स की कोई हैसियत नहीं है, आइन की कोई हैसियत नहीं है और अदारे जो हैं वो सबसर्विएंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वो एक अवैस साहब ये चीजें मैं कुछ अवामी सवाल करने आपसे, मैंने कोई मासूमाना सवाल करने, कुछ ज्यादा महीनों पहले की बात नहीं है ना कि इमरान खान साहब अचकज़ई साहब के क्या खिलाफ थे, अचकज़ई साहब इमरान खान साहब से मुतल्लिक क्या बोलते, उसको छोड़ दें। एक शख्स बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसका मैंडेट ही नहीं है, वो जाली जीता है, असम्बली में उसकी जगह ही नहीं बनती। मैं ये 13 फरवरी की बात कर रहा हूं जी, अचकज़ई जीते नहीं है, दूसरे नंबर पर आए हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस है। उनके मुकाबिल सलार काकड़ जीते हैं, जिसकी फतह पर ही शक हो, वो अचानक आपका सदारती उम्मीदवार कैसे बन सकता है जी? सवाल ये है कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अपने आप को एक पक्के यकीन के साथ और रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट के ऊपर हमेशा अनफ्लिकर्ड स्टैंड उनका रहा है। यही बुनियाद है कि हम भी यही कह रहे हैं। देखिए कहते हैं कि दी बर्ड्स ऑफ सिमिलर फेदर फ्लोक टुगेदर। अब एक बुनियाद के ऊपर जब आप कहते हैं कि इकट्ठे हो गए हैं एक बुनियाद के ऊपर, तो उस बुनियाद की बेस के ऊपर, क्योंकि वो भी कन्विंस हैं कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो है वो इस्टेब्लिश होनी चाहिए, तो हम भी कहते हैं कि ये सारी हमारी लड़ाई भी यही है कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई काम नहीं है यहाँ पे इंटरफेयर करने का। वो तो अपने ओथ से भी आगे तजावज़ कर रहे हैं जो मुनासिब नहीं है। ठीक है, हमें चाहिए कि तमाम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ओथ लिया हुआ है, जिस अदारे ने, जिस चीज़ शख्सियत ने, जिस चीज़ हैसियत के अंदर, वो वहाँ पर मौजूद रहें और वहाँ ही खड़े रहें। उससे जब ट्रांसग्रेस करेंगे, अच्छा ठीक है, यानी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रिब्यूनल में या बलूचिस्तान हाई कोर्ट में इनकी जीत को भी चैलेंज करेगी और साथ सदारती उम्मीदवार के लिए उनको वोट भी दिलवाएगी, ये दोनों चीज साथ साथ चलेगी। जो अभी उसकी डिटेल तो मैं अभी देखूंगा जब, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये कैंडिडेट उन्होंने बना लिया, इसी बेस के ऊपर बनाया है कि वो भी पाकिस्तान के आइन के साथ और पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए उनका अनफ्लिकर्ड स्टैंड है और ये हमारा स्टांस है। ठीक है, कैसे अहमद शेख साहब, आप लोगों के लिए हैरानगी है, लड़ाई हमारी है, ये बहुत करीब है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के। खैर सबसे ज्यादा करीब तो ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के ही है, महमूद खान अचकज़ई साहब। लेकिन आप लोगों को कोई हैरानगी तो नहीं है, क्योंकि माजी में भी ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट तकारीर करते थे तो इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगाती थी कि एक भाई गवर्नर बना दिया, घर के 6-7 सरकारी मुलाजमीन रख लिए, तो आपके लिए तो कोई अचंभे की बात नहीं है कि हैरानगी है आपको? मुझे तो सारा ये एक्सक्यूज मी, मुझे तो सारा ये जो कुछ हो रहा है ये छंबे की, ये देखे ना, कोई एक किसी को एक दिन उसकी मुखालफत करना, दूसरे दिन उसकी फेवर करना, आपने बड़ा अच्छा सवाल कर लिया। तो अब क्लियर कट पता लगना चाहिए पीटीआई कहाँ खड़ी है, किसके साथ है और किसके साथ नहीं है।
तो अब पीटीआई को तो यही एक पेज पे थे, थोड़ा अर्सा पहले एक पेज पे थे, रोज थकते नहीं थे ये बात करते हुए कि हम जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज में हैं। अब ये मैं समझता हूँ कि बजाय हम अपना ज़्यादा वक्त इस पे लगाएं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये 9 करोड़ लोग जो गरीब हैं, जो गुर्बत की नीचे हैं, नई हुकूमत आई है, सब मिलजुल के अपने मुल्क के लिए भी तो कोई सोचे ना। ये बहस तो बहुत लंबी, इसका कोई हल नहीं निकल रहा, जितने अरसे से आप बहस कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को मिल के काम करना चाहिए ताकि आगे बढ़ा जाए और मुल्क बजाय हम तसल में ही रहें और हम लड़ाई करते रहे, एक दूसरे के इख्तलाफ करते रहे, इससे निकलेगा क्या? हमारे साथ वाले मुल्क कहाँ चले गए, हम कहाँ रह गए? आप कर लीजिए बहस, जितनी मर्जी इस पर बहस कर लें, रोज तब्दील होगा। एक दिन कोई स्टैंड लेंगे, दूसरे दिन आप कल ही असेंबली में देखेंगे स्टैंड चेंज हो गया। साहब सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत नहीं है ना सर, पार्टियां आपस में और सियासी कुव्वतों को भी थोड़ा सा एक प्लेस तो देनी पड़नी है ना। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज अपना पुरअमन एहतजाज कर रही थी इलेक्शन में धांधली के खिलाफ, तो कोई कोर कमांडर हाउस तो नहीं था माल रोड, जीपीओ चौक, वहां से गिरफ्तारियां क्यों हुई, क्रैकडाउन क्यों हुआ? अब तो मरियम नवाज साहब है वजीर आला। देखिए ना, बात यह है कि वो तो 10 साल 2014 से कर रहे हैं ना एहतजाज और धरने। उनकी तो पॉलिसी और पॉलिटिक्स यही है, वो तो पाकिस्तान की किसी बात को तस्लीम नहीं करते ना, वो तो लेटर लिखते हैं। वो पाकिस्तान के क्या लीडर हैं, मुझे तो समझ नहीं आई किसी और मुल्क ने कभी ये लेटर लिखा है कभी IMF को या अमेरिका को गुजारिश? इससे ऊपर क्या बात हो सकती है? आप अपनी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं लेकिन अमेरिका के इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, उनको लिख रहे हैं कि पाकिस्तान में इंटरवीन करें। कोई बात का तरीकाकार भी होता है, कोई सोचने वाला ही नहीं है इस मुल्क में। यही लेटर लिखा गया कि मदद ना करो, पाकिस्तान को डिफॉल्ट हो जाने दो, और ये क्या हम कर रहे हैं? पीटीआई की पॉलिसी वही समझ सकते हैं, उनकी पॉलिसी का तो हमें अंदाजा नहीं हो सकता, क्योंकि हर वक्त उन्होंने यू टर्न लेना है। और अब तो वो ये कहते हैं कि यू टर्न जो लेना जो है वो अच्छी बात है। तो इसलिए मैं डिस्कस क्या करूं, आज एक बात डिस्कस करेंगे, वो कल दूसरी बात करेंगे। नहीं कैसे साहब, हम पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं ना, अवामी सवाल करते हैं। मुझे आपकी मौजूदगी में मुझे बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब आज बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है पंजाब में ना, और क्रैकडाउन वैसे ही उसी तरह ताकत का इस्तेमाल जिस तरह निगरान हुकूमत में होता था, उनको भी ब्लेम देते थे कि चाहे आपको कहीं पीछे से ऑर्डर आए हैं, आज भी ऑर्डर पीछे से ही आ रहे हैं। नहीं देखिए, बात सुनिए, मुल्क के ये कितने एहतजाज करेंगे? एहतजाज से अगर कोई हुआ है तो मुझे तो नहीं पता ना, मैंने कोई ये खबरें देखी, आप ही से पता चल रहा है, तो उसकी कोई वजह होगी कि क्रैकडाउन हुआ है तो किस किस्म का हुआ है, उनका वर्जन क्या है? मैंने तो वो भी नहीं देखा कि हमारी पार्टी का वर्जन क्या है, क्योंकि आज मैं तो एक जगह रहा और टीवी की खबरें भी नहीं देख सका। वैसे जमहूरियत में एहतजाज का तो हक है ना सर? बिल्कुल हक है, और एहतजाज ये 2014 से कर रहे हैं ना। चाइना के सदर ने आना हो तो इन्होंने धरने दे के मुल्क बंद कर देना है, क्योंकि हक है, जमहूरियत में हक है। जमहूरियत में मुल्क की खुशहाली कोई हक नहीं है, बाकी सब हक है। लोगों को आगे नहीं बढ़ाना, लोगों को तालीम नहीं देनी ताकि मुल्क बंद रहे, कारोबार बंद रहे और मईशत खराब होती रहे। मैं तो कह रहा हूँ हक है, बिल्कुल ये करते रहे। 2000 असम्बली में 155 मेंबर होते थे, तो इन्होंने अपने मेंबर तो हटा लिए, वहाँ से रिजाइन कर दिया, सब ने इस्तीफा दे दिया। भाई अपोजिशन में भी, जमहूरियत में अपोजिशन में भी रहना चाहिए ना। फिर पंजाब हुकूमत तोड़ दी, फिर KP की हुकूमत तोड़ दी, अब वो कह रहे हैं हमारी सीटें थी। और जो खुद मैंने आप ही से सुना कि जो इन्होंने कहा महमूद खान अचकज़ई को कि वो जीते ही नहीं है, और अजनबी खुद उनका कहते रहे ना कि ये अजनबी बैठे हैं कौमी असम्बली में, तो उनको भी कह रहे होंगे ना, क्योंकि इनके मुताबिक तो वो नहीं है मेंबर। तो एक तरफ ये स्टांस है, दूसरी तरफ ये स्टांस है ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं अखवंजादा साहब को भी शामिल करता हूं। अखवंजादा साहब, आप सिंध में आप लोग नहीं एहतजाज करने देते, जितनी सारी जमातें खड़ी हुई हैं वो कह रहे हैं हमारा मैंडेट चोरी हुआ। पंजाब में नून लीग नहीं करने देती, मरियम नवाज साहब थे। फिर आप लोग कहते हैं कि असम्बली का माहौल खराब है। यही रद्द अमल जब इनके नुमाइंदे असम्बली में होंगे तो वो तो आपको देंगे, फिर तो कानून साजी करना तो बहुत मुश्किल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इस मुल्क में जमहूरियत है और जमहूरियत में हर एक को एहतजाज का हक है, तब तक जब वो दूसरों के हुकूक को पामाल ना करे। अगर सियासी जमातों को एहतजाज का हक है तो रास्तों पे आने जाने का पब्लिक को भी हक है, ताजर बिरादरी को भी हक है कि वो भी अपना कारोबार करे। अगर कोई इस तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं, अपना एहतजाज करते हैं, जिससे आम शहरियों का, जिससे ताजर बिरादरी कादरी का जो हुकूक है वो पामाल नहीं हो जाते हैं,
तो हर एक का हक है। लेकिन अगर आप एहतजाज के आड़ में दूसरों के हुकूक आम पब्लिक के लिए रास्ते आप बंद करते हैं, आप ताजर बिरादरी के कारोबार को बंद करते हैं, तो फिर हुकूमत का ये भी हक है कि इनके भी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। मैं उवैस अहमद साहब ने जो बातें की, मैं इस बात से तो मुकम्मल इत्तेफाक रखता हूँ कि इस मुल्क में आईन और कानून का बालादस्ती होना चाहिए। हमारे आईन में हर इदारे का इख्तियारात का तयन है, हमारे मुल्क में हर इदारे के काम का तयन है कि किस इदारे का काम क्या है और किस इदारे के इख्तियारात क्या है। लेकिन इसके चंद बातों के साथ मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ। वो सबसे पहले बात तो ये कि ये जो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो आईन और कानून के लिए लड़ रहे हैं, वो न जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं, न कानून और आईन के लिए लड़ रहे हैं। इनका लड़ाई ये है कि एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ हो, मेरे साथ एस्टेब्लिशमेंट हो तो एस्टेब्लिशमेंट अच्छा है, अगर मेरे साथ नहीं हो तो फिर अच्छा नहीं है। वो तो सियासतदानों से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते हैं, वो तो डायरेक्ट कहते हैं कि मेरे साथ जाके आर्मी चीफ मुज़ाकरात करे, मेरे साथ ईसाई मुज़ाकरात करे। तो आप जेल में मुलाकात कर लें कि जमहूरियत का जो स्पेस, आप चले जाए ना जेल में मुलाकात कर लें, जमहूरियत का जो स्पेस, इसमें क्या अर्ज है? सलमान हैदर साहब, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। मैं कह रहा हूं अखवंजा साहब, आप अपनी क़यादत को कहना जेल में जाएं, इमरान खान साहब से मुलाकात कर लें। वो कहते हैं जब मैंने किसी की फेवर लेनी हो मैं यूं करके घुटनों को हाथ लगाता हूं। इमरान खान साहब के भी घुटनों को हाथ लगा लें, अगर मुल्क का मफाद इसी में ही है, सबको मिलकर बैठना है तो। देखिए जी, हमने तो सीसी में ये फैसला किया था कि ज्यादा मैंडेट जो है ये पीटीआई का है, हम हुकूमत में किसी का शामिल नहीं हो रहे हैं, चाहे हुकूमत पीटीआई बनाए या मुस्लिम लीग बनाए, लेकिन पीटीआई का हक है पहले कि वो हुकूमत बनाए। अगर वो हुकूमत बनाना चाहते तो हम इसके साथ ताउन के लिए तैयार है। लेकिन वहां से जवाब आ गया, वहां से बयानात आ गई कि हम पीपल्स पार्टी का नाम लेके कह दिया कि हम पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है, हम इसके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। फिर जब मुस्लिम लीग नून की तरफ से दावत आ गया तो हमने उसको एक्सेप्ट किया। और मुझे आप ये बताएं कि ये इस मुल्क में जो स्पेस इमरान खान साहब के दौर में, बल्कि 2010 से एस्टेब्लिशमेंट के लिए स्पेस को क्रिएट करने का जो कोशिश इमरान खान ने किया, क्या किसी और लीडर ने किया है? ठीक है, जो स्पेस एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान के दौर में मिला है, क्या किसी और दौर में ये स्पेस अभी आपको तो नहीं मिला वो, अभी वो स्पेस आपको तो नहीं मिली ना। तो करना कि ये आईन, कानून और जमहूरियत के साथ करना ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से खुशफहमी, गलतफहमी है। ये मैं अवैस साहब की तरफ बढ़ जाता हूँ ना। अहमद अवैस साहब मेरे साथ इस तरह खड़े हो जाए जिस तरह के माजी में मेरे साथ खड़ा। अहमद अवैस साहब, मैंने ब्रेक लेनी है लेकिन सवाल आपके लिए छोड़े जाता हूँ कि एक तरफ साहब कहते हैं कि हम एक ग्रेट किस्म का इत्तेहाद बनाने के लिए जा रहे हैं, बात आप पीपल्स पार्टी से नहीं करते, फैसले आप लोगों के ये हैं जारहाना इकदाम के असम्बली के अंदर कोई कानून बनने भी नहीं देंगे। इस तमाम सूरत हाल में जमहूरियत पर खतरा तो बढ़ रहा है ना, ये सवाल है आपके लिए इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अवैस साहब बताइएगा, ये एहतजाजी सियासत से जमहूरियत को खतरा तो नहीं है? बहरहाल इस बारी आप बहुत स्मार्ट मूव कर रहे हैं, पार्लिमानी सियासत भी कर रहे हैं, सड़कों पर भी है, तो कहीं ना कहीं थ्रेट तो है ना सिस्टम को? सवाल आपका बहुत अच्छा है। देखिए, क्वेश्चन ये है कि जमहूरियत को सबसे बड़ा ख़तरा तो है वो इलेक्शन रिगिंग से है, क्योंकि उनके मैंडेट जो है ना, आपका पाकिस्तान के आइन का आप प्रियम्बल देख लें, 4 लाइनें, उसमें वो कहता है कि सॉवरेनिटी लाइज विद अल्लाह टू बी एक्सरसाइज बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू इट्स चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स। अब वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू हुकूमत करनी है अवाम ने, और वो आप अगर वो इफ दैट इज स्टोलन तो फिर जमहूरियत तो ना रही ना। जमहूरियत तो वहीं, उसका खून तो उस वक्त हो गया। अब तो जो स्ट्रगल है, हम तो कह रहे हैं कि ये, क्योंकि ये उसको किसी तरह रिवाइव करो, जमहूरी अदारे जो हैं उनको बहाल प्रॉपर तरीके से रखा जाए, और उसमें किसी ऐसी ताकत का, किसी बैरूनी ताकत का, चाहे वो मुल्क के अंदर हो, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के आइन के डिफाइंड जो है वो जुरिस्डिक्शन उससे मावरा है, वो उसको हक नहीं है कि वो इंटरफेयर आके आपकी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करे और वो डिसाइड करे आपका फ्यूचर। ये नुकसान हो रहा है हमें इसका, और शदीद नुकसान हो रहा है।
जमहूरियत को नुकसान इस वजह से नहीं है कि वहाँ पे एहतजाज क्यों हो रही है, तो ये तो जमहूरियत का एक हुसन है। सारी दुनिया में एहतजाज होते हैं जमहूरियत के। मगर ये कह देना हम कानून साजी नहीं होने देंगे, ये भी कोई छोटी बात नहीं है ना सर, कि जब तक हमारी सीटें हमें नहीं मिलेंगी हम कोई कानून साजी नहीं होने देंगे। कानून साजी का हक तो सिर्फ उसको है ना कि जो आवाम का मैंडेट लेकर आएगा, लेकिन स्टोलन मैंडेट के ऊपर किसी को हक नहीं है कि कानून साजी करे। वो सारी एब्सोल्युटली वॉइड होगी, ठीक गैर है, आईनी होगी। ठीक है, मगर ज्यादा ये बेहतर ना हो problem जहां तो ये है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को इश्यूज हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ही चली जाए सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कि जनाब इन हल्कों में मौलाना साहब को इश्यूज है, खोल दे ये हल्के। ये तो इखलाकियात की एंड होगी, ज्यादा अच्छा इंपैक्ट होगा अगर आप लोगों ने अलायंस बनाना है तो। अदालतों में जा रहे हैं, देखिए अदालतों में जा रहे हैं, अदालतों में भी जा रहे हैं, लेकिन आपको भी नजर आ रहा है, हमें भी नजर आ रहा है, सारे पाकिस्तान के हर शख्स को ये बात नजर आ रही है कि अदालतों की आज़ादी भी सलब कर दी गई है। आप जब रात के 11 बजे 12 बजे एक जज बैठ के एविडेंस रिकॉर्ड कर रहा हो और कहे कि जी मुझे तो जी मेरी मजबूरी है, मैंने आज ही रात करना है, तो ये बताएं ये किसके हुक्म पे कर रहा है? वो क्या वो चीफ जस्टिस के हुक्म के ऊपर कर रहा है? क्या वो कोड ऑफ कंडक्ट जो है जजिस का और अदालत के निज़ाम को चलाने का, उसके मुताबिक कर रहा है? आंसर इज नो। तो फिर कौन है ठीक है ये निज़ाम को चलाने वाला इस तरीके से? तो जब आप इस तरह एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम से चलाएंगे मुल्क को, तो उसके नुकसानात सामने आएंगे। अभी बात की थी, देखिए हमारे भाई ने अभी ये बात करते हुए उन्होंने कहा कि जी अब बिलो जो है 9 करोड़ लोग जो हैं वो एक बिलो पॉवर्टी लाइन ज़िंदगी गुजारे, उनका ख्याल करना है। मैं उसका जवाब में सिर्फ इतना कहूँगा कि 2015 में मियाँ नवाज शरीफ जो है वो UNO का सेशन अटेंड करने गए थे, और UNO और 2015 ही के अंदर बजट सेशन के अंदर इन्हीं के फिनांस सेक्रेटरी ने वहाँ पे हाउस को बताया था कि पॉवर्टी लाइन इन पाकिस्तान हैज़ गॉन अप टू 42.3%। इसका मतलब है कि करीबन 10 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रहे हैं। ठीक, इसके बावजूद आपको पता बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी होती क्या है? इसके बावजूद मियाँ साहब वहाँ गए हैं, $9,500 पर डे के ऊपर अपने लिए कमरा लिया, ठीक, 100 आदमी अपने साथ ले गए। अब बताइए ये गरीब अवाम जो बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रहे हैं और टैक्स भी देते हैं सर उनके टैक्स का सर उस वक्त की अवाम और इस वक्त की अवाम में बड़ा फर्क है ना। इस बारी पूछ भी लेंगे, इस बारी तो अवाम पूछ भी रही है और पूछ भी लेंगे। कैसे रमेश शेख साहब, कैसे साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, इस बार भी हम तो आपको वजीर खजाना देखना चाह रहे हैं क्योंकि आपसे मुतालिक बहुत कुछ सुन लिया, क्या आप भी अंडर कंसिडर है कि सिर्फ और सिर्फ इसहाक डार साहब ही हैं? देखिए ये पार्टी में जो भी लोग होते हैं इलेक्ट होके आते हैं, MNA का मतलब क्या है? हम चाहते हैं कि हम मुल्क के में ज़्यादा कोई डिलीवर करे और उसका कोई बेहतरी के लिए अमल करे। मेरी तो ख्वाहिश ही यही है। मैं तो सियासत में आया इसीलिए हूँ कि मुल्क के मुआशत में, मुल्क के मुआशी हालात में कोई जो मेरा मशवरा है, क्योंकि वजह क्या है कि मैं तमाम हमारी फैमिली चैम्बरों से प्रोसेस से होके आई है। फिर मैंने 31 साल से 7 इलेक्शन कंटेस्ट किए अपने हल्के से, और मेरे हल्के पे तो किसी को कोई, इन्होंने भी कोई शिकायत इनको नहीं है। तो बात ये है कि चाहते हैं हम बजाय कि हम सिर्फ यही डिस्कस करते रहें कि किस तरह एहतजाज करने, 10-11 साल हो गए, 2014 से एहतजाज कर रहे हैं। जब शी जिनपिंग जो हमारे सदर हैं चाइना के, वो तो शी बुला रहे थे, तब भी एहतजाज चल रहा था। ये देखिए ना, आप भी तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे ना। आपके सीवी में ऐसी क्या कमी है कि नून लीग की हुकूमत में आप वजीर खजाना नहीं हो सकते? क्या कमी है आपके सीवी में? कोई ताल्लुक कम है आपका किसी से? नहीं, ये आपका नहीं, आपका ये ख्याल है कि मैं नहीं हो सकता। मैं वेरी मच आई एम ए कैंडिडेट फॉर दैट, और मेरी पार्टी इंशाल्लाह देखेगी जो वो बेहतर समझेगी। मैं पार्टी का पाबंद हूँ, जो पार्टी लेकिन मेरी कंसीडर करेगी, क्योंकि 2 बार उन्होंने मेरी पार्टी ने मुझे चेयरमैन बनाया है स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में। फाइनेंस की कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी होती है, तो जब भी मुस्लिम लीग की हुकूमत थी मुझे चेयरमैन बनाया गया। तो इसका मतलब मेरे लिए वो ज़रूर वो समझते हैं कि मैं इकनॉमिक मैटर्स में, मुल्क की मईशत में एक किरदार अदा कर सकता हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ टीम के साथ। देखिए मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, जब तक हम पूरी टीम मिल के, मैं PTI को भी यही कहता हूँ, जब चार्टर इकॉनमी करें
और जब फाइनेंस कमेटी में भी इनको मैं इनवाइट करता रहा कि आइए, अगर आपका कोई आइटम है तो आए, मिल के डिस्कस करें। मुल्क तब आगे बढ़ेगा। देखिए, एहतजाज कोई करना ये मना नहीं है आइन में, लेकिन आइन लोगों का, जैसे अभी राधा चट्टान ने बड़ी अच्छी बात की, दूसरों के हकूक़ का भी तो ख्याल रखें ना। तो इकनॉमिक मैटर्स में हम मिलजुल के, देखिए मैं किसी भी रोल में, मुझे मेरी पार्टी हमेशा मेरा कंसिडर करती रही है, मैं किसी भी रोल में काम करूंगा मैं इकनॉमिक टीम का मेंबर ज़रूर हूँगा और इंशाल्लाह मुल्क की बेहतरी के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। और पीटीआई को भी हम दावत देंगे कि इकानमी में आ जाएं, हमसे चार्टर ऑफ इकानमी करें, जो आपके ख्यालात हैं। सर आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, पीटीआई को भी दावत देंगे, लेकिन उसके लिए एक सर्टन माहौल बहुत ज्यादा जरूरी है जी। मैं उस माहौल पे भी आना है। पंजाब की भी काबीना अभी तक नहीं बन पा रही। अखवंजादा साहब, मैं आपको शामिल करूं अगर गुफ्तगू में, तो एक माहौल के बगैर तो आप किसी और जमात को आप तो उस पर नहीं लेके आ सकते गोलमेज कॉन्फ्रेंस के ऊपर। आपको एक माहौल देना पड़ना है। अब आपने कहा किसी का एहतजाज, किसी का रास्ता नहीं रोकना, तो आज तो मैंने खुद विटनेस किया है, रैलियां शेलियां थी, उनको करने देते। जब आप वजीर आला बन गई और आपने अपोजिशन लीडर के पास खुद चली गई, जबरदस्त दिया। उन्होंने कहा जिस तरह मैं अरकान पार्लियामेंट में दूसरे लोगों की, नून लीग वालों की मैं वजीर आला हूं, इस तरह आपकी भी हूं। तो सिर्फ कहने से तो नहीं आज साबित होता जी। करें खुल के एहतजाज, जिसने जितना एहतजाज करना है। तो क्या हर्ज था इसमें? बिल्कुल, अगर कोई दूसरों के हुकूक को तलब नहीं करे, हर एक को एहतजाज का हक देना चाहिए। और जहां तक सियासी इस्तेहकाम का ताल्लुक है, तो मैं तो समझता हूँ हमने जरदारी साहब को इस वजह से सदर हम बना रहे हैं कि वो सबको एक पेज पे लाए, इस मुल्क में मुफाहमत पैदा करे। और क्योंकि हमारे मुल्क की जो मसाइल है, इसका हल सिर्फ ये है कि हमारे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो। हमारे मुल्क में दहशतगर्दी ने दोबारा बदतरीन शक्ल में सर उठाया है। हमारा ईशत जो है वो तबाह हो चुका है। और इससे बड़े बड़े चैलेंज पाकिस्तान जब से बना है, बड़े बड़े बुहरान इस मुल्क में आ चुके हैं। बांग्लादेश हमसे चला गया, लेकिन जब हम सारे एक पेज पे आ गए, पाकिस्तान की सियासतदानों ने इस मुल्क को इतनी ताकत बनाया। मुशर्रफ साहब के दौर में सवात से पाकिस्तान का झंडा उतारा गया था, ट्राइबल एरिया पे रेट ऑफ द गवर्नमेंट खत्म हो चुका था, बलूचिस्तान में तराना बजाना बंद हुआ था। मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे थे कि अस्करियत पसंद ये मरगला के पहाड़ों के पीछे है, यहाँ तक पहुंचे हैं। और वो कोई गलत नहीं कह रहा था, बिल्कुल ठीक कह रहा था। इस तरह आटे का बहरान था, चीनी का बहरान था। लेकिन जब हम मिल बैठ गए, हमारे पास सिंपल अक्सरियत भी नहीं था। अब तो मुस्लिम लीग नून के साथ जो है इतना तो जरूर है इसके साथ के इसका एक ही पार्टनर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हमारे साथ तो पता नहीं कितने कोलिशन थे। अगर एनपी इतिहाद से निकल जाती तो हमारा हुकूमत गिर जाता, अगर एमक्यूएम वाले निकल जाती तो हमारा हुकूमत गिर जाता। रहमान मलिक बेचारे का एक पाव इस्लामाबाद में, एक कराची में और एक लंदन में होता था। बहुत माजी की चीजें हो गई है, मेरे और आपके और अवाम के सबके सामने हैं। इसी के ऊपर अवाम ने कई बार वोट दिए भी, नहीं भी दिए। एक चीज बताइएगा, आज एक अदद करारदाद पेश की गई है और 4 तारीख को बाकायदा तौर पर शामिल भी कीजिए सेनेट में। आपके सेनेटर है बहरामन तंगी साहब, उन्होंने ये बिल पास किया है, भेजा है, बल्कि भी पास नहीं किया। उन्होंने कहा जितने भी पाकिस्तान में सोशल मीडिया है ना, जिसमें एक्स है यानी ट्विटर है, इंटरनेट तो माशाल्लाह वैसे ही स्लो हुआ हुआ पाकिस्तान में आजकल, क्योंकि काम ही इतने बड़े बड़े हो रहे हैं और इंटरनेट के जरिए वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। यूट्यूब, फेसबुक, इन तमाम को बंद होना चाहिए पाकिस्तान में। ये पीपल्स पार्टी का कौन सा स्टांस सामने आ गया जी? हमारा हमसाया मुल्क जो है उसने सिलिकॉन वैली बना लिया, उसने एक छोड़े 7 आईटी सिटी बना लिए, दुनिया से उन्होंने कमाल कर दिया, चांद पे कदम रख दिया। हम इंटरनेट स्लो, फेसबुक बंद, यूट्यूब बंद, कैसे पार्टी चला रहे हैं आप लोग? सलमान हैदर साहब, बहरामन तंगी हमारा सेनेटर था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ा है। वो अवामी नेशनल पार्टी में शामिल हुआ है, बाकायदे उन्होंने अवामी नेशनल पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है। और हम समझते हैं इंशाअल्लाह ताला कि ये जो मुल्क के मसाइल है, इस पे भी एकदम काबू नहीं पाया जा सकता है, लेकिन 2 साल तक लोगों को इंडिकेटर सामने आ जाएंगे कि मुल्क जो है वो आप सही सिमत जा रहे हैं।
और मुल्क ट्रैक पे जा रही है। इंशाल्लाह ताला ये मसाइल का हल मगर कंडेम तो करे ना, ये कितनी बुरी बात है। एक पीटीआई को छोड़ ये के, कितनी बुरी बात है। एक सेकंड, आप सवाल लंबा करते हैं, जवाब नहीं सुनते हैं। सलमान हैदर साहब, ये ठीक नहीं है। मैं माजरत करता हूँ, आप PTI आप जो जवाब दे है, दें। वो इसका सियासत जो है ये है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं हो। इन्होंने शुरू से इमरान खान साहब के बारे में, डॉक्टर इसरार साहब का आज से 22 साल पुराना वीडियो मौजूद है कि इसमें कहा है कि इसको किन लोगों ने सियासत में लाया है, इनको कौन फाइनेंस करेगा, और इसका मकसद ये होगा कि पाकिस्तान के मईशत को तबाह करे। और आप इमरान खान साहब चाहे अपोजिशन में रहा है चाहे गवर्नमेंट में रहा है, तो आप कंडेम तो करें ना अखमदजादा साहब। उन्होंने बार बार कोशिश किया है आप कंडेम करें ना, जो है उसको तबाह करे, लेकिन 16 महीने हम इसके साथ रहे हैं। फिर वही बात ना, मेरा सवाल क्या कर रहा हूँ, मुझे जवाब क्या मिल रहा है ना। इंशाअल्लाह ताला कुछ भी नहीं कर सकेगा, मुल्क की जो मसाइल अखमद भाई, काबू पा लेंगे। बहैसियत पीपल्स पार्टी के रहनुमा, पार्टी आप कंडेम तो करें ना भाई। ऐसा क्यों अंधेर रखी हुई है पाकिस्तान में? इंटरनेट क्यों स्लो है? ये मुतालबे कैसे हो रहे हैं? एक्स की सर्विस क्यों बंद है? क्या ये दौर है अब ऐसा पत्थरों के जमाने में जाने का? आप कंडेम तो करें ना। मैं बिल्कुल कंडेम करता हूं। मैं कहता हूं कि भाई पाकिस्तान को अगर आगे जाना है तो आईटी में जाना है। हम अगर इख्तिदार में आ जाते तो हमारा सबसे पहला तवज्जो जो था वो ज़राअत पे होता, इसके बाद हमारा जो तवज्जो होता वो हम आईटी पे तवज्जो देते। हम समझते हैं कि आईटी में पाकिस्तान का बहुत बड़ा मुस्तकबिल है। तो अगर आप इंटरनेट को बंद करेंगे, उसको स्लो करेंगे, तो फिर कैसे आप आईटी में आगे बढ़ेंगे? फिर आप लोगों के साथ कैसे कंपटीशन करेंगे? बिल्कुल, ये सवाल मैंने अहमद अवैस साहब से भी रखना है ना सर, कैसर अहमद शेख साहब से भी रखना है, क्योंकि मुझे कैसर साहब की पार्टी की तरफ से भी ना ये बात नहीं आ रही। ये कहा जा रहा है कि पंजाब असम्बली के इंतखाबात तक इंटरनेट बंद रखना है, स्लो रखा हुआ है, एक्स बंद है, फिर कौमी असम्बली का है, अब सेनेट का भी इंतखाब है। ये सब क्या चल रहा है? इस ब्रेक के बाद ये सवाल को सामने रखते हैं जी। वेलकम बैक। कैसर अहमद शेख साहब, सोशल मीडिया पर पाबंदी है, इंटरनेट स्लो है, एक्स बंद है, खैर बैरामन तंगी जैसे सेनेटर बाकायदा तौर पर करारदाद ला रहे हैं कि पाकिस्तान में ये तमाम सोशल मीडिया बंद हो जाना चाहिए। खैर अभी मैंने जब वेबसाइट देखी है तो सेनेट की, तो इस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही तरफ से वो सेनेटर इस वक्त मुंतखब हैं, चाहे जो मर्जी उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर दी हो। कम से कम शोकाज तो दें, मगर अखमदजादा के जरिए शायद बात चली गई है। आप बताएं, आप वजारत ख़जाना और पाकिस्तान के ये इन तमाम मामलात को देखते हैं, लाखों करोड़ों डॉलर दुनिया कमा रही है ये से इंटरनेट की वजह से, इन तमाम सर्विसेज की वजह से। हमसाए में सिलिकॉन सिटी है, 7 IT शहर हैं, आप कंडेम नहीं करेंगे? देखिए, मैं तो बहुत फेवर में हूँ। ये सारे जो टेक्नोलॉजी है ये इससे बेनिफिट लेना चाहिए, लेकिन हमने सब पता नहीं क्या हुआ है, मुश्किल क्या हुई है कि जो भी टेक्नोलॉजी का हम गलत इस्तेमाल तो कर रहे हैं, उसका कहाँ कितना हमने बढ़ाने में जो आईटी की जो एक्सपोर्ट है या आईटी के यहाँ पे जो तालीम है उसको बढ़ाने में कितना किया है, हुआ ही नहीं ना। हम पता नहीं क्या हो गया, असम्बलियाँ होती हैं तो असम्बली जमहूरियत जो हम सारी बातें कर रहे हैं, जमहूरियत की तो खूबियाँ हैं, लेकिन हमने जमहूरियत को ये बना ली है। कभी वहाँ पे असम्बलियों में डिस्कस किया कि आम आदमी के हालात किस तरह हैं, कितना वहाँ डिस्कस हो रहा है। वहाँ डिस्कस एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी, ज़्यादातर जो पार्टी है वो यही कि भाई ये हो गया और वो हो गया। मुझे ये बताइए कि हम क्यों नहीं डिस्कस करते जो चाइना में कौन सी जमहूरियत है, कौन सा वहाँ हालात थे। उन्होंने, मैं गया, मेरा कोई 50 साल से मैं चाइना 52 साल से जा रहा हूँ, वहाँ मैंने देखा कि उन्होंने देखते ही देखते 60 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल दिया। वहाँ तो जमहूरियत भी नहीं है। असल बात तो ये होनी चाहिए कि जमहूरियत के हम फायदे किस तरह ले, लेकिन इंटरनेट है वहाँ सर, फेवर में है, कोई भी मुखालफत नहीं कर सकता। जी इंटरनेट, मैं तो इंटरनेट की फेवर में हूँ, मैं मुखालफत नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ये भी तो सीखना चाहिए ना कि उसका बेहतर इस्तेमाल करें ना, उसको नेगेटिव तो ना इस्तेमाल करें ना। हम क्या सर, क्या सर उसका बेहतरीन इस्तेमाल का तरीका ये है कि फेसबुक का ऑफिस बनाया जाए पाकिस्तान में, ट्विटर का ऑफिस बनाया जाए पाकिस्तान में, उनको दावत दी जाए, और जो एक प्रॉपर चैनल एक सिविलाइज मुआशरे के अंदर कि अगर कोई कंटेंट ऐसा है जो हमारे मुआशरे को सूट नहीं करता, उनको एप्लीकेशन दी जाए, मेल की जाए, उसको डाउन किया जाए। पूरे मुल्क का इंटरनेट बंद कर देना, पूरे मुल्क को ये फैसिलिटी से महरूम कर देना, ये तो कोई तरीका नहीं सर। ये नई हुकूमत आई है ना, आपकी बड़ी अच्छी तजवीज़ है, बिल्कुल यही होना चाहिए, मिल बैठ के सबको। हम जो चार्टर ऑफ इकानमी की बात करते हैं
ये भी यही कहते हैं ना कि पूरा मुल्क बैठे कि भाई जो अच्छी चीज़ें हैं जो मुल्क के मफाद में है, भाई की पार्टी के मफाद को छोड़ो, जो लोगों के मफाद में है वो तो बैठ के यार टाइम निकाल लो, उसको डिस्कस कर लो। कितनी बार हमने कहा कि आइए बैठ जाइए, मैं फाइनेंस कमेटी में बार बार कहता था एक मुईशत पे, पर जो आपके जहन में है ना आप ले आइए, हम उसको उस पर डिस्कस करते हैं। अब बताइए ना KPK में तो अब 10 साल PTI ने हुकूमत की ना, वो जो ये कहते थे नौकरियां 50 लाख और 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां, और उसके अलावा बताइए ना कि तालीम तो सूबाई मैटर है ना, कितना फ़रोग हुआ तालीम में, वहाँ कितने बच्चे हमारे जो स्कूल गोइंग अभी कितने आजकल हैं और कितने होने चाहिए थे। कर्जा कितना 10 साल पहले था, कितना कर्जा अभी इस वक्त हम KPK ने ले लिया है, दूसरी जगह भी कर्जा बढ़ा है। ये वही बात होगी ना, कैसा बड़ा ना समझ है, आप IT की अच्छी बात कर रहे हैं। मैं आखिरी लम्हों में चला गया हूं ना, मैं अहमद अवैस साहब को शामिल कर रहा था। अहमद अवैस साहब, मेरा ख्याल है वजह आप ही हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान का इंटरनेट स्लो है, आपकी जमात ही है कि एक्स भी स्लो है। चलें, अल्लाह करे ये वजह किसी ना किसी तरह के से कोई मंतकी अंजाम तक पहुंचे। अभी जो लग रहा है इलेक्शन कमीशन आपको मखसूस नशिस्तें देती हुई नजर नहीं आ रही, और अगर नहीं देगी तो आप चैलेंज करने की क्या हिकमत अमली रखते हैं, और आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही ये नशिस्तें दिलवाएगी मखसूस? देखिए ना, बहुत चीज़ों में तो ग्लेरिंग इतनी ज़्यादा जो है, इतनी विजिबल है। मसलन मैं एक केस को डील कर रहा हूँ, डॉक्टर यास्मीन राशिद का मियाँ नवाज शरीफ का केस। उसमें एडमिटेड पोजीशन में, ये नहीं कह रहा कि डिनाई कर रहे हैं, एडमिटेड पोजीशन बाय द अदर साइड के 476 टोटल पोलिंग स्टेशन में से 343 पोलिंग स्टेशन, बाकी 33 बाकी बच जाते हैं। इनका रिजल्ट जब आता है तो उसमें 20,000 की लीड से यास्मीन राशिद जीत रही हैं। उसके बाद वो स्टॉप लग जाता है, रिजल्ट को रोक देते हैं और RO को बदला जाता है रात को, एजेंट को बाहर निकाल दिया जाता है इनका जो है, और सुबह के बाद कई घंटों के बाद दोबारा रिजल्ट आता है तो वो 33 जो पोलिंग स्टेशन बाकी बचे थे उनमें नवाज शरीफ को वोट जो है वो 1,04,000 दिए जाते हैं और यास्मीन राशिद को 2500 वोट दिए जाते हैं उसमें, और इस तरह से पूरा रिजल्ट बदल दिया जाता है। ठीक, और ये फॉर्म 45 जो है वो एडमिटेड हैं, जो हमने साथ लगाए हैं। तो ये इतनी बड़ी धांधली है जिसको आप डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते। यानी आप लोग सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे, आपको यही लग रहा है ना सर? मैं अखवंजादा साहब के पास जाना चाह रहा हूं, आप सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे। जी अखवंजादा साहब, ये बता दें मौलाना फजलुर रहमान को कैसे मनाएंगे? ऐसा क्या है आसिफ अली जरदारी साहब के पास जो महमूद खान अचकजई के पास नहीं? देखिए जी, जाहिर बात है कि मिंबरान है जो जरदारी साहब के पास है और महमूद खान अचकजई के पास नहीं है। अक्सरियत है जो जरदारी साहब के पास है और महमूद खान अचकजई के पास नहीं है। ठीक है, तो हम समझ बहुत आसानी से इंशाल्लाह। अच्छा, बात मनाने की हो रही थी, अक्सरियत तो खैर है, मज़ा तो यही हो ना कि एक फेडरल का नुमाइंदा है, वफाक की अलामत है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा आइनी ओहदा है और उसमें कोई भी मुखालफत ना हो, सब उसको वोट दें, ये सबसे ज़्यादा मुनासिब है। देखते हैं क्या होता है, जरदारी साहब का जादू चलेगा या महमूद खान अचकजई साहब की एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टेटमेंट। बहरहाल मैसेज कहीं ना कहीं ज़रूर पास होगा, कम अज़ कम सदारती इंतखाब के वक्त। फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगा कीजिएगा। सलमान अज़हर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।